हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपना ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे हैं एंड बहुत अच्छे से स्टडीज़ भी कर रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकें, राइट। चलिए जी, आज तो हम कंप्लीट करते हैं अपने उस चैप्टर को जो बहुत दिन से चल रहा है। कौन सा चैप्टर चल रहा है जी हमारा बहुत दिन से? हमारा जो चैप्टर चल रहा है बहुत दिन से, दैट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4, बिजनेस कम्युनिकेशन। अभी बिजनेस कम्युनिकेशन को चलते बहुत दिन हो गए, तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। व्हाट इज दैट टॉपिक? दैट टॉपिक इज बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम दीज बैरियर्स। लेट मी टेल यू कि जो हम टॉपिक आज कवर करने वाले हैं, टॉपिक आप सबको आते हैं। हम लोग कम्युनिकेशन के चैप्टर में, लिसनिंग स्किल्स के चैप्टर में ये सारे बैरियर्स जो हैं बार बार पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इन बैरियर्स को दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करते हैं फॉर द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है जी। अभी जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में पहला बैरियर है लैक ऑफ प्लानिंग, बिना प्लानिंग के काम करना। बिना प्लानिंग काम करोगे तो हमेशा पछताओगे। ऐसे ही बिना प्लानिंग के बोलोगे तो भी सही नहीं बोल पाओगे। अगर एक जो एक्टर है वो बिना प्लानिंग, बिना रिहर्सल किए स्टेज पे पहुंच गया, क्या डायलॉग बोलेगा? ऊट पटांग डायलॉग बोलेगा, उल्टे पुल्टे डायलॉग बोलेगा। जो उसे बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाएगा, या जो वो एक्सप्रेस करना चाहता है, जो वो बोलना चाहता है वो नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमारा जो हमने कम्युनिकेशन में एग्जाम्पल लिया था चंपा चंपक लाल का, चंपा और चंपक लाल अगर चंपा को प्रपोज करना चाहता है, बिना प्लानिंग, बिना कोई रिहर्सल करे चला जाए, वहाँ जाकर बेचारा हकलाता रह जाएगा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएगा। तो वो क्या था? दैट वॉज लैक ऑफ प्लानिंग। बिना कुछ प्लान किए सीधा मैदान में कूद गया। बोल लो जी, क्या बोलोगे? ऐसे ही आपने देखा होगा, अगर कोई स्पीकर या फिर अगर आप सेमिनार्स देखते हैं तो सेमिनार वाला ना बड़े अट्रैक्टिव तरीके से लोगों को एंगेज करता है। आपको पता है उस सेमिनार वाले पर्सन ने उस सेमिनार के लिए बहुत प्रैक्टिस की होती है। हाउ टू एंगेज पीपल, किस तरह से मुझे बोलना है, मेरा वॉइस टोन कैसा होगा, ये सब चीज़ें वो पहले से ही क्या करता है, पहले से ही वो मैनेज करके रखता है, प्लान करके रखता है कि किस चीज़ पर मुझे फोकस करना है, किस चीज़ पर मुझे लाइट रहना है, किस चीज़ पर मुझे बस बोलना ही नहीं है, या फिर मतलब बहुत ही स्लो टोन में बोलना है। दैट डिपेंड्स ऑन योर प्लानिंग, और प्लानिंग प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर आपसे कोई बोला जाए और सिंपल एक ही टोन में बोल रहा है, उम्मीद है आज बारिश होगी, कल ये खबर थी, आज ये खबर है, बिना किसी वॉइस चेंज के अगर बोला जाए तो वो चीज़ बोरिंग हो जाएगी एंड आप ग्रैब नहीं कर पाओगे, या सामने वाली चीज़ में आप इंटरेस्ट खो दोगे। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है क्या, थोड़ी सी नौटंकियाँ होनी चाहिए, थोड़ी प्लानिंग होनी चाहिए, डायरेक्ट फोकस होना चाहिए। जो एम्फेसाइज करने वाली चीज़ है उस पर बोलने पर प्रेशर ज़्यादा हो, जो एम्फेसाइज करने वाली चीज़ नहीं है उसको बोलते टाइम प्रेशर कम हो। यानी कि इन शॉर्ट प्रॉपरली प्लान्ड मैसेज होना चाहिए। So every message is conveyed with a specified person in mind. One need to know one's own abilities to express the message well. हमें पता है कि हम किस तरीके से मैसेज ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। Simultaneously, the personality and the attributes of the recipient and the limitation of the medium also have to be considered. If a message is communicated without adequate planning, the desired result would not be obtained. कम्युनिकेशन करते हैं तो किस तरीके से कम्युनिकेशन करके आप मेक श्योर करते हैं कि सामने वाले से कम्युनिकेशन हो जाए। अब कोई चीज़ है, आपको ईमेल करनी है, मैसेज करना है, टेलीफोनिकली बात करना है, चिट्ठी पहुंचानी है, कबूतर वाली चिट्ठी पहुंचानी है, डाक से चिट्ठी पहुंचानी है, कैसे पहुंचाओगे? आज के ज़माने में भी अगर कबूतर के हाथ चिट्ठी भेजोगे तो पहुंचेगी नहीं। तो आपको देखना है कि मेरा कौन सा मीडियम जो है वो सूटेबल होगा। कोविड के केसेस में जो आपके पोस्ट हैं वो जा नहीं रहे थे, डाक जा नहीं रही थी, अगर डाक बंद थी आपके डाकघर, तो उस समय पर आप चिट्ठी तो भेज नहीं पाओगे। फ़ोन कर लो, मैसेज कर दो, व्हाट्सएप कर दो, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन वीडियो कर लो, ऑनलाइन वीडियो में पर्सनल इन्विटेशन दे दो। तो आपको लिमिटेशंस एंड उन सब चीज़ों को रिमूव करने के तरीके पता होने चाहिए। यानी कि मैसेज कम्युनिकेशन करने के पीछे भी प्लानिंग लगती है। ठीक है जी। दूसरी क्या बड़ी गड़बड़ होती है यहाँ पर? जो गड़बड़ है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन में, वो स्पीकर के बिहाफ पर भी हो सकती है और लिसनर के बिहाफ पर भी हो सकती है। जैसे हमने लिसनर्स के टाइम पर हमने पढ़ा था फॉल्स अजम्पशंस। कई बार हम अजम्पशंस लगा लेते हैं। अजम्पशंस क्या लगा लेते हैं कि सामने वाला बंदा तो ऐਵੇਂ ही है, कुछ भी बोलता रहता है, या फिर सेंडर अजम्पशन लगा लेता है सामने वाले बंदे के लिए। ठीक है, अजम्पशन, सेंडर ने कोई ऐसी अजम्पशन लगा दी सामने रिसीवर के लिए जो कि सही नहीं है, तो कम्युनिकेशन भी गलत हो जाएगा। कई बार क्या सेंडर को लगता है कि जो रिसीवर है वो मंद बुद्धि है और वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता है, और रिसीवर शायद एंग्री हो सकता है, फ्रस्ट्रेट हो सकता है सेंडर की इस हरकत पे, या फिर सेंडर को लगता है मेरा रिसीवर ओवर स्मार्ट है और बहुत ही कोड वर्ड वाली लैंग्वेज में लिखकर भेज दिया जो कि वो समझ नहीं पाया, तो कम्युनिकेशन क्या हुआ? बेकार हो गया।
तो ऐसे अजम्पशंस आपको नहीं लगाने हैं। मैसेज को नॉर्मल तरीके से भेजो बिना किसी अजम्पशन से, एक लेमैन के तरीके से भेजो कि अगर आप रिसीवर की जगह पर होते तो कैसे डील करते उसको, और रिसीवर के लिए फॉल्स अजम्पशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। So in many communication situation, the sender starts with several assumptions which may or may not be true. वो सच हो भी सकती है और सच नहीं भी हो सकती। अगर आपका assumption सच है तब तो well and good, आपका assumption सच नहीं है, गड़बड़ होगी फिर तो ये मैसेज बेकार हो गया। The receiver may also wish to be understood in certain way and encourage false assumption by the sender. तो उसी तरह से लिसनर भी false assumption कर सकता है। अगर सेंडर की assumptions अलग थी, लिसनर की assumptions अलग थी, दोनों की assumptions भिड़ गई आपस में, लड़ाई झगड़ा होएगा, फिर तो वहाँ पे कांड ही होएंगे, कम्युनिकेशन तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे false communications या false assumptions आपको नहीं लगाने चाहिए, neither speaker nor listener, दोनों को ही नहीं लगाने चाहिए। ठीक है जी, चलिए जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एम्बिग्यूटी। जैसे खिचड़ी पक जाती है ना अपनी, एम्बिग्यूटी, तो एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए चीज़ों में, क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। वी मस्ट रिमेंबर दैट आवर इंटेंशंस आर स्ट्रिक्टली प्राइवेट। जो हमारे इंट्यूशंस होते हैं या फिर जो हमारा सोचने का नज़रिया होता है कि हम किस पर्पज़ के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो वो हमारे प्राइवेट होते हैं। हम खुलेआम ढिंढोरा पीट के नहीं बताते कि मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी मंशा ये है इस काम को करने के पीछे। तो हम लोग की जो इंटेंशंस होती है वो सिर्फ हम तक ही होती है, दे आर ओनली नॉन टू अस। द रिसीवर मे नॉट एक्यूरेटली अंडरस्टैंड द मीनिंग इंटेंडेड बाय अस। हम किसी चीज़ को लिखने के लिए क्या सोच कर लिख रहे हैं, वो सामने वाला बंदा जब तक नहीं समझ पाएगा तब तक कि हम उसे बता ना दे कि ये मैसेज मैं क्यों लिख रहा हूँ। A wrong inference is often drawn when the message is more than one meaning. कई बार ऐसे भी हो सकता है कि एक ही बात के एक से ज़्यादा मतलब निकले। तो अगर किसी बात का एक से ज़्यादा मतलब निकल रहा है तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय एक से ज़्यादा बातों वाले मतलब में से आपको अपना एक्यूरेट मतलब छाट कर बताना है। मतलब कि ये मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका गलत मतलब मत निकालना। मेरे मैसेज लिखना, मैं इस रिगार्डिंग मैसेज लिख रहा हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ। जब बिल्कुल क्लियर लिखोगे तो एम्बिग्यूटी नहीं होगी, और क्लियर नहीं लिखोगे तो क्या होगा, एम्बिग्यूटी होगी। चलो जी, नेक्स्ट क्या है, डिस्टॉर्शंस। डिस्टॉर्शंस आपने अगर सुना होगा बहुत बार, आप फ़ोन पे बात करते हो तो आप सामने वाले को बोलते हो कि दैट योर वॉइस इज डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब क्लियर नहीं आ रही है, इट्स मतलब समथिंग एल्स, यानी कि इसके साथ कुछ और भी आ रहा है। ऑक्यूपाइड है आपकी वॉइस, यानी कि वॉइस के साथ पीछे का शोर आ रहा है, या आपकी वॉइस नेटवर्क के कारण ब्रेक हो रही है, या वॉइस के साथ मतलब सराउंडिंग्स का थोड़ा सा नॉइज़ ऐसा है जो मैसेज को क्लियर नहीं कर रहा। तो वो क्या होता है, वो डिस्टोर्शंस होता है, यानी कि वो सराउंडिंग्स की वजह से क्रिएट की गई आपकी बैरियर्स होते हैं। तो डिस्टोर्शंस एक तो वहाँ पर आ सकता है जब आप टेलीफोनिकली बात कर रहे हो, जब सराउंडिंग्स की एक्स्ट्रा वॉइस आपके पास आए। दूसरा बहुत बड़ा रीज़न होता है डिस्टॉर्शंस का, प्री ऑक्यूपेशन। लिसनर के टाइम पे हमने पढ़ा था कि अगर मैं साथ में फ़ोन पे बात कर रही हूँ, मैं डायरी भी लिख रही हूँ, मैं कुछ नोटिंग कर रही हूँ, साथ में टीवी भी देख रही हूँ, तो उस समय क्या होगा, उस समय एक ही काम ढंग से होगा, सारे काम ढंग से नहीं होंगे। और अगर मैं सारे काम कर रही हूँ तो सब कामों में कुछ ना कुछ गलतियाँ रह जाएंगी, फॉर श्योर रह जाएंगी, जस्ट बिकॉज आई एम प्री ऑक्यूपाइड विथ समथिंग। जब मैं किसी और चीज़ के साथ प्री ऑक्यूपाइड हूँ तो मैं सामने वाले को सुन नहीं सकती, यानी कि हमारा रिसीवर क्या है, बिजी है, प्री ऑक्यूपाइड है विद अदर थिंग्स, व्हाइल द सेंडर बिलीव्स दैट ही हैज़ डिलीवर्ड द मैसेज। अब मैंने आपको कुछ बोला, जैसे कि वीडियो लेक्चर लग रहा है, आप ये वीडियो लेक्चर सुन रहे हो, आप साथ साथ बैठ कर ना घर पे कोई और काम खेल रहे हो, जैसे आपके कजन्स आए हुए और आप वहाँ पे लूडो भी खेल रहे हो और साथ साथ आपने कहा चलो वीडियो लेक्चर है, कम्युनिकेशन का ही लगा लेंगे, ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पर जो लाइंस मैं बोल रही हूँ वो लाइंस शायद आप उतना इफेक्टिवली ना सुनो, क्योंकि ध्यान तो लूडो में है, अरे मेरी गोटी कट गई, ध्यान तो वहाँ पे चल रहा है, मेरी मैसेज कैसे सुनोगे। तो उस समय पर प्री ऑक्यूपेशन आपको मतलब बाध्य कर देती है कि आप पूरे मैसेज को क्लियरली ना सुन पाओ। लेकिन मैं क्या बिलीव करती हूँ, बीइंग अ सेंडर, मैं ये बिलीव करती हूँ कि मैंने पूरा मैसेज करेक्टली दिया है आपको, और करेक्टली दिया है तो आप इसको करेक्टली ही सुनेंगे, यानी कि डिजायर्ड एक्शन विल फ्लो। बट द ट्रूथ इज दैट, ट्रूथ क्या है, ट्रूथ तो ये है, बच्चे लूडो खेल रहे हैं घर बैठ के, बट द ट्रूथ इज दैट रिसीवर हैजंट अंडरस्टूड इट एट ऑल। रिसीवर तो समझा ही नहीं मेरी बातों को, और ही मे हैव डन सो इन पार्ट ओनली, यानी कि या तो आधी बात ही समझा, ऐसा भी हो सकता है कि पूरी बात ही ना सुनी हो, ऐसा भी हो सकता है कि आधी बात ना सुनी हो। इट इज़ ऑल्सो कॉमन फॉर अ रिसीवर टू डिस्टोर्ट द मीनिंग टू सूट हिज एक्सपेक्टेशंस। और जब हम ऐसे आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं ना तो अपने ही दिमाग की तरह से उसको चलाने लगते हैं, तभी बोलते हैं कि आधा अधूरा ध्यान हमेशा खतरनाक होता है। आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए, ज्ञान लो तो पूरा लो, वरना आधा भी मत लो। तो
पूरा ज्ञान लो किसी भी चीज़ का, उसको अप्लाई करने से पहले। हमेशा वो वाला रूल काम नहीं आता कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग भी तब काम आता है जब आपके पास हो कि वो समथिंग के लिए भी इनफ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास पासिंग जजमेंट्स। जजमेंट पास करना, ये बहुत रेयरली हम रेयरली नहीं, बहुत फ्रीक्वेंटली हम करते हैं। सामने वाले को जज कर लेते हैं फटाफट। जजमेंटल तो हम हैं ही सब, तो जज हम बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि मैनी कम्युनिकेशन फेलियर्स आर कोज्ड बिकॉज द मैसेज टेंड्स टू पास अ जजमेंट अगेंस्ट द रिसीवर, देयरफॉर इट इज़ नॉट रिसीव एट इट्स फेस वैल्यू, गिविंग प्रेसिडेंस टू द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ओवर द फैक्ट्स एंड यूज ऑफ ऑफेंसिव एंड अनोइंग एक्सप्रेशन एंश्योर दैट द रिसीवर बिकम्स गार्डेड एंड डिफेंसिव। कई बार आप क्या बोलते तो नालायक है, ये क्या सुनेगा, इसे समझ तो आना नहीं कुछ, इसको बोल के भी क्या फ़ायदा। तो इस तरह से जब आप जजमेंट पास करते हो तो रिसीवर के पास क्या होगा, नेगेटिव मैसेज हो गया, वो डिफेंसिव हो जाता है। मैं क्यों सुनूं तेरी बात, झगड़े की वजह ही क्या होती है, तू तड़ाक करने लग जाए तो झगड़े की वजह हो गई। तो ऐसे ही जब आप जजमेंट पास कर देते हो सामने वाले रिसीवर को, तो रिसीवर भी डिफेंसिव हो जाता है और शायद वो आपकी बातों को इतना ध्यान से ना सुने, एनोय हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो जब दोनों का एटीट्यूड डिफरेंट होगा ना, गुस्से वाला एटीट्यूड होगा, एनोइंग एटीट्यूड होगा, तो दे स्टार्ट इग्नोरिंग ईच अदर, एक दूसरे की बातों को सुनेंगे ही नहीं ध्यान से। बहुत कॉमनली ये सिचुएशन आपके घरों में देखी जाती है जब बच्चे लड़ रहे होते हैं। बच्चे लड़ रहे होते हैं, एक ने दूसरे को मारा, दूसरे ने पहले को मारा, तो ऐसे लड़ते 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 वो एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। वो कुछ बोलता है तो वो रिएक्ट नहीं करता, सुनता नहीं, यानी कि उसको सेकंड वेव मिलती नहीं उसको। यानी कि जैसे कि हमारे पास एक बच्चा है तुषार, मान लेते हैं इसके सिस्टर है महक, ठीक है। तुषार और महक आपस में लड़ने बैठ गए। तुषार और महक का बहुत बड़ा झगड़ा होगा। अब तुषार महक को कहता है कि चल मूवी देखने चलते हैं, नाराज़ ना हो, चल मूवी देखने चलते हैं। अब महक कितनी नाराज़ है इससे, महक कहती मैं तो नहीं चल रही तेरे साथ, ठीक है। बोला ही नहीं इसने कुछ, चुपचाप जाके रूम में बैठ गई, ठीक है। अब इसने कुछ नहीं बोला, तुषार को लगा कि बहन नाराज़ है, चल मैं टिकट्स निकलवा लेता हूँ। इसने टिकट्स निकलवा लीजिए दो, ये सोच के कि बहन ने कुछ नहीं बोला, मतलब मना तो किया नहीं, इम्प्लाइड मीनिंग ले लिया। सेकंड भी मैं आपको समझा रही हूँ साथ साथ, इसने इम्प्लाइड मीनिंग ले लिया कि चलो भाई महक ने मना नहीं किया तो क्या हुआ, मान जाएगी बात, ठीक है। अब महक जाकर अपने रूम में बैठी है मुंह फुला के, ये बंदा 2 टिकट्स निकलवाया या मूवी की, ठीक है। जब ये मूवी देखने के लिए तैयार है, अब महक के पास गया, कहता चल टिकट्स आ गई है, मूवी देखने चलते हैं। कहता मैंने कब कहा तुझे मैं मूवी देखने चलूंगी। महक कहती मैंने कब कहा तुझे मैं मूवी देखने चलूंगी, तुषार मैंने तुझसे बोला तो था, तूने मना नहीं किया तो मुझे लगा हाँ चलेगी, गुस्सा है इसलिए जवाब नहीं दे रही। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो तुषार ने इसके साथ झगड़ा किया, इसको जजमेंट पास किया, इसके एटीट्यूड को एनोय कर दिया, बिल्कुल ख़राब कर दिया, उसका मूड को एनोय कर दिया, और एटीट्यूड में आ गई महक, उसने रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। इसने अपने मन में जो चल रहा था उसको रिप्लाई नहीं किया। अब तुषार ने सेकंड गलती क्या की, तुषार ने इम्प्लाइड मीनिंग लगा दिया, मना नहीं किया तो मतलब हाँ है, अदरवाइज तो मना कर देती ना। तो अब ये रूम में बैठी महक कहती है कि तेरा नुकसान हुआ तो मैं क्या करूं, तूने मुझसे पूछ के टिकट बुक कराई थी, मैं तो नहीं जाऊंगी मूवी पे। अब इस तुषार की बेचारे की एक टिकट तो खराब हो गई, दूसरी पे अकेले जाना चाहे तो जा सकता है तुषार, लेकिन एक टिकट तो खराब हो गई ना। तो अब यहाँ पर ये जो गलती हुई ये क्यों हुई, इम्प्लाइड मीनिंग्स की वजह से गलती हुई। मैसेज में नॉट ऑलवेज कन्वे अ मीनिंग इन स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर इफ द बैकग्राउंड ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर इज नॉट सिमिलर, इन सच केस इट इज पॉसिबल फॉर द लेटर नॉट टू अनकवर द इम्प्लाइड मीनिंग। तो आपको इम्प्लाइड मीनिंग लेने नहीं चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर किसी बात को बोला गया है तो ठीक है, या फिर आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चला हो कि जैसे अगर महक ने बोला होता कि मूवी देखने चलेगी, ठीक है, इस तरह से अगर उसने कुछ बोला होता तो क्या होता कि आपको यस मिल गया, सेकंड वे कम्युनिकेशन आपको मिल गया, रिवर्ट आपको मिल चुका है तो ठीक है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने में बोला। लेकिन अगर आपको रिवर्ट नहीं मिला, महक गुस्से में वहाँ से गई थी, तो यानी कि जो आपका बैकग्राउंड है वो सिमिलर नहीं है, आपका जो थॉट प्रोसेस था तुषार का टिकट बुक कराने का और महक का जो एटीट्यूड था वो सिमिलर नहीं था, तो उस जगह फिर भी आप अपोजिट अगर इम्प्लाइड मीनिंग निकालते हो तो ये सरासर आपकी गलती है, सामने वाले की गलती नहीं। क्लियर, चलो जी। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रस्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट क्या होता है कि ये मैं एग्जांपल लेती हूँ आपका, चलो एक स्टूडेंट और टीचर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो जी हमारे पास यहाँ पर एक टीचर है, ठीक है। अब 3 बच्चे हैं, ठीक है, ट्यूशन वाले बच्चे हैं ये, और ये ट्यूशन टीचर हैं हमारे, ठीक है। अब क्या होता है कि स्कूल टीचर हैं, चलो ट्यूशन टीचर भी नहीं, स्कूल ट्यूशन टीचर तो आप चेंज करते रहते हो ना, स्कूल टीचर आपके चेंज नहीं होते जल्दी से, ठीक है। अब ये स्कूल टीचर हैं आपके,
स्कूल टीचर में क्या हुआ, स्कूल टीचर आपको कुछ पढ़ाता है, बच्चों को लगता है कि टीचर को तो कुछ नहीं आता, लैक ऑफ ट्रस्ट। तो ये बच्चे क्या करते हैं, ये अपनी मनमानियाँ करते हैं, ये स्टूडेंट्स अपनी मनमानियाँ करते हैं और टीचर की बात को नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि उन्हें फेथ नहीं है कि टीचर को वो चीज़ पता है। हमारे पास हमेशा कभी ना कभी एक ऐसा टीचर ज़रूर रहा होता है जिस पे हम ट्रस्ट नहीं करते, या फिर हम लोग उतना गौर से उनकी बातों को सुनते नहीं है, क्योंकि हम लोग उनको हल्के में ले लेते हैं। तो क्या हुआ, उस स्कूल टीचर को हमने हल्के में ले लिया। क्यों ले लिया? जस्ट बिकॉज कि हमें ट्रस्ट नहीं है कि वो अच्छा पढ़ाएंगे या जो बताएंगे वो सही बताएंगे। ठीक है, हम ओवर स्मार्ट है बच्चे, हम लोगों ने ये एज्यूम कर ही लिया है कि उन्हें कुछ नहीं आता, इसलिए हमें उन पर विश्वास नहीं है। और ये एज्यूम करते 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 आप अपना मस्ती में घूम रहे हो, मस्ती में घूम रहे हो। अब इसमें लॉस किसका है? जो बेचारा टीचर कम्युनिकेशन करते हैं, टीचर आपको आकर जो मैसेज पढ़ाते हैं, अब ये 3 बच्चे उसको सीरियसली लेते नहीं हैं। अब इसके अंदर टीचर का कम्युनिकेशन क्या पूरा हुआ? नहीं। इन्होंने आया, अपना चैप्टर पढ़ाया, सब बच्चों को समझ में आया, बस ये 3 बच्चे तो सुनते ही नहीं ना, जानबूझ के कहते टीचर को तो कुछ नहीं आता, टीचर तो बेवकूफ़ है। ऐसा समझ कर इन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, और उसके बाद जब एग्ज़ाम हुए तो ये बच्चे हो गए जी फेल। फिर क्या ये टीचर पे ब्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। टीचर ने तो पढ़ाया था, तुमने नहीं पढ़ा, तुम नालायक हो, तुम्हारे ऊपर लैक ऑफ ट्रस्ट था, तुम्हें नहीं लगता था कि टीचर को कुछ आता है। अब इस एग्ज़ाम में फेल हो गए, कर लो अपने आप। तो इसलिए टीचर पर ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये यही है कि अब आपको अपने रिसीवर पर यानी कि सेंडर पर ट्रस्ट होना चाहिए। जब तक आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे, उसकी बातों को नहीं समझ सकते। किसी भी बात को समझने के लिए ट्रस्ट का होना, अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। सो इफ द टू ऑफ देम डू नॉट शेयर ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, देयर इज़ वन स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन फेलियर। फिर तो कम्युनिकेशन फेल होगा ही होगा। जिन 2 लोगों के बीच में ट्रस्ट नहीं होता, वहाँ कम्युनिकेशन गैप आता ही आता है। चाहे वो आपका बॉस एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके फैमिली मैटर्स हो, चाहे आपका टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप हो, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप वेयर देयर इज़ नॉट ट्रस्ट नो रिलेशन, यानी कि कम्युनिकेशन फेलियर होगा, गैप आएगा, कम्युनिकेशन गैप, और फिर वो रिलेशनशिप धीरे धीरे कट डाउन होता जाएगा। और आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए लोगों से रिलेशन बिगाड़ना सबसे ज़्यादा बुरी बात है। आपको रिलेशन ही तो काम आएंगे, लिंक्स ही तो काम आएंगे आगे। रिलेशन मतलब लिंक्स, यानी कि हर बंदे के साथ आपको लिंक बना के चलनी है। आज आपके साथ कौन कौन आपके जो टीचर्स हैं वो सब प्रोफेशनल्स हैं, आप उन सब के साथ अपने लिंक्स क्रिएट करो। कैसे क्रिएट करोगे? ऐसे चापलूसी नहीं करनी। मतलब आपको क्या करना है, आपको अपने तरीके से काम करना है, अपना बेस्ट देना है हर टीचर को, ताकि आपको कभी अगर किसी टीचर से फेवर चाहिए तो एटलीस्ट आप उनको फ़ोन करके मांग तो सको। टीचर को भी आप पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ ये बच्चा अच्छा है, वो कर लेगा। रिकमेंड करते हैं लोग, वो क्यों करते हैं? ट्रस्ट के नाम पर ही करते हैं। ठीक है, so the information shared by them will be minimal. Both of them will also tend to treat the information received with such suspicious. क्या होता है कि जब आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता ना, फॉर एग्जांपल आपको कोई जॉब चाहिए, आप किसी के पास गए जॉब लेने के लिए, ठीक है, आपको पता है कि इस बंदे ने ना जॉब तो दिलवानी नहीं है, ऐसे टाइम पास कर रहा है, तो आप क्या करते हो? उससे ज़्यादा बातें बताते ही नहीं हो। ठीक है, आधी अधूरी बात करके आ जाते हो उससे। तो आपने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की वो आधी थी, लेकिन फिर भी आपको क्या जा रहा है? मिल गया तो ठीक, ना मिला तो क्या, वो खाली तो आप हो ही ना। आपको इन्फॉर्मेशन पूरी शेयर करनी चाहिए थी। ऑल दो लैक ऑफ ट्रस्ट, आपको उस पर विश्वास नहीं है, फिर भी विश्वास रखो, क्या पता वो सच में उसके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो। ऐसे ही अगर किसी बंदे को कोई एम्प्लॉय चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अपने पास कोई एम्प्लॉय रखा है और मेरे पास से तुषार ही आ गया। अब तुषार, मुझे लगता है कि तुषार जॉब नहीं कर सकता बढ़िया, ठीक है, मुझे उस पर विश्वास नहीं है फॉर द मैटर ऑफ जॉब। मुझे लगता है कि वो कुछ और काम करने के लिए बना और जॉब नहीं कर सकता। मैं उससे डिस्कस ही नहीं करूँगी इस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। अगर मैं तुषार से डिस्कस ना करूँ तो लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से उसके हाथ से वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो गई? ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हुई? क्योंकि मैंने उसे इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं की, या फिर जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी वो बहुत कम थी, मिनिमम थी। ऐसा नहीं करना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप आने का सबसे बड़ा रीज़न होता है लैक ऑफ ट्रस्ट। ठीक है जी, चलो जी, नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक डिस्टॉर्शंस। सिमेंटिक डिस्टॉर्शंस यानी कि आपका मतलब जो होता है कि सेम शब्दों पर आप नहीं रह सकते। जैसे कि हमने पढ़ा था एक शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, वैसे ही आपने कुछ बोल दिया, सामने वाले ने शब्द तो क्लियर सुन लिए लेकिन उसके मतलब अलग निकाल लिए, तो गलत हो जाएगी ना वो चीज़ें। So message communicated through words may be distorted intentionally. However, there are words that often means different things to different people and thus cause non-deliberate distortions. जैसे कि आप देखते हो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये बोलते कुछ है और उनकी बातों को पकड़ कर बैठा जाता है। क्यों पकड़ कर बैठा जाता है? क्योंकि वो उनकी बातों को ना तोड़ मरोड़ के पकड़ के बैठ जाते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं उनकी बातों को कि उस अथॉरिटी ने ऐसा बोला
उस सेलिब्रिटी ने ऐसा बोला, आज कंगना रनौत ने ऐसा बोला, तो क्या हुआ? आपने उन शब्दों को पकड़ लिया, मीडिया में उछाला, क्या किया आपने? आपने सिमेंटिक डिस्टॉर्शंस किया, आपने नेपोटिज्म कैसे बोला, आपने ये चीज़ें कैसे बोली, आप ये रोल कैसे कर सकते हैं, यानी कि एक ही बात के दूसरे गलत मीनिंग को निकालकर आप उसकी बात को पकड़ कर बैठ जाते हो, उसे डिफेम करने की कोशिश करना, या फिर गलत बात अगर आप पकड़ कर बैठ चुके हो तो उसके आगे कम्युनिकेशन ना करना। आपका दिमाग खराब हो जाएगा गलत बात सुन के, दिमाग खराब हो गया तो मुझे सामने वाले से बात ही नहीं करनी। अधिकतर लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें कहीं से कोई नेगेटिव कमेंट मिलता है, या तो वो लड़ने भागते हैं या वो रिलेशन ख़त्म कर लेते हैं। मुझे उस बंदे से कभी बात ही नहीं करनी, उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, इस तरह के काम हम करते हैं। तो ना हमें लड़ना है, ना हमें सामने वाले को इग्नोर करना है, हमें अपने कम्युनिकेशन गैप को कम करना है ताकि उसके ओपिनियन को समझ सके और अपने ओपिनियन को समझ सके। फैमिलीज में भी ये झगड़े बहुत होते हैं, कई बार आप कुछ बोल देते हो और आपके बात को बोलने का मतलब वो सेम नहीं होता जो सामने वाले ने उठा लिया, पकड़ लिया। तो उस समय आप अपने अपने ओपिनियंस क्लियर कर लो, क्लियर कर लोगे तो ये गैप हट जाएगा, ये गैप हट गया तो फिर स्मूथ चलेगी गाड़ी, है ना। So the senior select the words according to his own frame of reference which he thinks appropriate to convey the meaning intended to be communicated। क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज में भी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे वर्ड सेलेक्ट किए जाते हैं जो कि कन्वे कर दिए जाते हैं, लेकिन आपको उन मीनिंग्स को उसी तरह से पढ़ना चाहिए जिस तरह से वो भेजे गए हैं। अगर कुछ डाउट है तो मेक इट क्लियर फर्स्ट। अजम्पशंस बनाने से पहले आप इसे फर्स्ट क्लियर करें अपने आप को। अगर क्लियर हो जाते हैं तो शायद आपको आगे दिक्कत ही नहीं है, कोई गलत फहमियाँ होंगी ही नहीं। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो हम लोगों के अंदर नेगेटिव इमोशंस है ना, वो सिर्फ इसी की वजह से हैं क्योंकि हम कम्युनिकेशन गैप को रिमूव नहीं करते। कम्युनिकेशन गैप रिमूव करो, एवरीथिंग विल बी एट ईज। सब कुछ आसान से हो जाएगा, आपका सब कुछ मिलेगा आपको, बस बात करना ना छोड़े। इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। क्लियर? तो ये बैरियर्स हैं हमारे पास। अब इन बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए, वैसे मैंने साथ साथ डिस्कस किए हैं हाउ टू ओवरकम बैरियर्स, लेकिन एज पर द बुक भी कर लेते हैं। तो क्या है? क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन, यानी कि हम जो कुछ बोलना चाहते हैं, तो ऐसा बोला जाता है ना, बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो सोचो पहले, अपने आइडियाज़ को अपने माइंड में ही क्लियर करो, तोल मोल कर बोलना। दैट इज क्लैरिफाई आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। द पर्सन सेंडिंग द कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर इन हिज माइंड अबाउट वट ही वॉन्ट टू से। He should know the objective of his message and therefore he should arrange his thoughts in a proper order। और फिर कम्युनिकेशन को मैनेज करो कि पहले क्या बात बोलनी है, फिर क्या बात बोलनी है। माहौल देख कर बोलना, तोल मोल कर बोलना, सोच समझ कर बोलना, पहले सोचो फिर बोलो, ये सारे लैंग्वेज आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ क्लैरिफाई आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट में, तो कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। रिसीवर की जो नीड है, आपको पता है राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, पेपर में बैठे हो, आंसर नहीं आ रहा, किसी ने आंसर बता दिया, आपके लिए तो भगवान हो जाएगा। तो रिसीवर की नीड के अकॉर्डिंग अगर कोई आपको जवाब देता है या कम्युनिकेशन करता है तो आपके लिए बेस्ट है। कोई डॉक्टर है, ऑपरेशन थिएटर में बैठा है और उसको कोई मेडिसिन चाहिए थी, अब उसको फ़ोन आता है वहीं पे ऑपरेशन थिएटर के अंदर उनके असिस्टेंट्स के पास कि वो मेडिसिन आ चुकी है। डॉक्टर कितना रिलीफ होगा, टाइम पर उसे खबर पता चल गई और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हो जाएगा, मेडिसिन भी पहुंच चुकी है। यानी कि सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पर सही इंसान को दी जाए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता। The sender of the communication should prepare the structure of the message not according to his own level or ability, but he should keep in mind the level, understanding or the environment of the receiver। रिसीवर का एनवायरनमेंट, रिसीवर का माइंडसेट, रिसीवर की कैपेबिलिटीज़ और रिसीवर के सब चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको मैसेज कम्युनिकेट करना होगा। हो सकता है रिसीवर आज इस हालत में नहीं है कि वो कम्युनिकेशन को ले पाए। सोचो रिसीवर के घर में डेथ हुई है किसी की, उसके घर में यहाँ पे लाश पड़ी है और आप वहाँ पर उसको कुछ शादी की खुशखबरियाँ दे रहे हो। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू कम्युनिकेट योर मैसेज टू द रिसीवर। तो सही समय पर सही बात आपको करनी चाहिए। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। कुछ जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो काफ़ी टेक्निकल हैं या फिर आपको लगता है कि इससे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए। देन यू शुड कंसल्ट अदर्स बिफोर द कम्युनिकेशन। आप दूसरों से बातचीत करो पहले, कम्युनिकेशन करने से पहले। बातचीत करने के बाद जो आंसर आएगा वो वेल एंड गुड है। सो एट द टाइम ऑफ प्लानिंग द कम्युनिकेशन सजेशन शुड बी इन्वाइटेड फ्रॉम ऑल द पर्सन्स कंसर्न। Its main advantage will be that all those people who are consulted at the time of preparing the communication plans will contribute to the success of the communication system। जैसे कि आपका ICSI है,
ICSI कोई भी नई पॉलिसी, कोई भी नया रोल मॉडल या फिर कोई भी नया स्टडी मटेरियल बनाने से पहले अपनी कमेटी मेंबर से कंसल्ट करता है। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, क्या ये सही है? इफ़ यस तो आप मेरी हेल्प करो, मतलब इस कम्युनिकेशन को स्टूडेंट्स तक पहुँचाने में किस तरीके से पहुँचानी चाहिए। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल, एक से भले दो। अब कोई काम अकेले करना चाहते हो, उससे अच्छा दूसरे की सजेशन ज़रूर ले लो, ताकि अगर जो चीज़ें आपके माइंड से स्किप हो गई होंगी वो सामने वाला बंदा आपके माइंड में डाल सकता है। हो सकता है कई बार, हम मशीन तो है नहीं कि हर चीज़ एग्जैक्ट करेंगे, ह्यूमन बींग्स हैं, तो कुछ चीज़ें गलती से भी कर सकते हैं हम, गलतियाँ हमसे हो सकती हैं। तो उस गलतियों को संभालने के लिए ज़रूरी है कि किसी से सलाह ली जाए, यानी कि एक से भले दो। ठीक है जी। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज। लोग शायद आपकी शक्ल भूल जाएं, आपकी बोली नहीं भूलते। ऐसे बोलते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई। तो क्या होता है कि बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज एंड टोन, आपको अपनी वॉइस पर बहुत काम करना है। वॉइस कैसी होनी चाहिए? क्लियर एंड ब्यूटीफुल। क्लियर एंड ब्यूटीफुल मतलब साफ शब्द बोलो, यानी कि ऐसे एम्बिग्यूटी वाले शब्द ही बोलने, जैसे कि वो कई बार बोलते हैं कि समझ में नहीं आता, जैसे एज फार एज पॉसिबल द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड। अब ये क्या है, कुछ क्लियर कंप्लीट नहीं था, मतलब कुछ समझ में आया होगा और कुछ नहीं समझ में आया होगा। तो अगर मैं उसी लैंग्वेज में आपको पढ़ाऊँ तो क्या होगा, सब कुछ क्लियर नहीं होगा। तो क्लियर होना चाहिए। ब्यूटीफुल मतलब खूबसूरती से आपने उसको पिरोया होना चाहिए। किसी भी बात को करने के दो तरीके होते हैं। एक अपना ऐसा एटीट्यूड रखो कि सामने वाले का मन करे कि इसके तो गोली मार दूँ मैं, ठीक है, वो अलग बात है कि वो मार पाएगा या नहीं मार पाएगा, लेकिन सामने वाले के मन में ज़रूर आएगी इसके तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन एक एटीट्यूड ऐसा होता है कि सामने वाले को आपकी बात समझ के अच्छी आती है, यानी कि पोलाइट वे में जब आप बात करते हैं तो आपको पोलाइट वे में बात करनी चाहिए। लठमार भाषा हर जगह काम नहीं आती, सिर्फ लड़ाई वाली जगह पर ही काम आती है, और हमें लड़ाई नहीं, हमें प्यार से काम करना है, प्रोफेशनल बनने वाले हैं हम। तो सेंडर शुड टेक केयर ऑफ द फैक्ट दैट द मैसेज शुड बी फ्रेम्ड इन क्लियर एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। द टोन ऑफ द मैसेज शुड नॉट इंजर द फीलिंग ऑफ द रिसीवर। आपकी भाषा से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, आपकी भाषा से किसी का मूड ऑफ ना हो, वो भाषा सबसे अच्छी होती है। सो एज फार एज पॉसिबल द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड एक्सेसिव यूज ऑफ टेक्निकल वर्ड शुड बी अवॉइडेड। ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, टेक्निकल जार्गन कहाँ यूज़ करने हैं, जब आप टेक्निकल लोगों से बात कर रहे हो, आम जनता से बात कर रहे हो, तो टेक्निकल वर्ड्स ज़्यादा यूज़ ना करो, क्योंकि सामने वालों को समझ में नहीं आएंगे और वो आपकी बातों में धीरे धीरे इंटरेस्ट खोते चले जाएंगे। तो जितना लैंग्वेज को आम कर सकते हो उतना आम करो। आम मतलब जनरल, मैंगो नहीं, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट है कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर्स। ठीक है जी, ऐसी बातें बताओ जो सामने वाले को हेल्प भी करे। आप बातें तो बकवास करके भी बता सकते हो, बकवास नहीं करनी आपको, ऐसी चीज़ें बताया जाए जो सामने वाले की वैल्यू एडिशन करे। लाइक ये जो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है, कुछ बच्चों को या फिर मैं बोलूँ सारे बच्चों को बकवास लगता है, लेकिन ये चैप्टर आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। ये जो 1 to 5 चैप्टर है प्योरली बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन, लाइफ टाइम काम आने वाले हैं, वैल्यू एडिशन देता है। जो बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुन के इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ग्रैब करेगा, मैं 100% लिख कर दे सकती हूँ वो बच्चा कहीं फेल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जिस बच्चे को बोलना आता है ना, उसे सब आता है। बोलना आता है क्योंकि कोर्स तो आप करोगे, आपके एग्जाम क्लियर है, मतलब नॉलेज है आपके पास। उस नॉलेज को कन्वे नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे ज़िंदगी में? कुछ भी नहीं, घर बैठ जाओगे। तो ऐसा नहीं करना, हमें लाइफ में एक्सेल करना है, और इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है, अपने कम्युनिकेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो। कम्युनिकेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तो जो आप पढ़ रहे हो उसको इंग्लिश में ही रिपीट करते रहो, यानी कि इंग्लिश में ज़्यादा पढ़ो। मैं आपको हिंदी में समझा रही हूँ, लेकिन आप उसे हिंदी में समझने के बाद, एक बार हिंदी में समझ लिया, बार बार उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते रहो, पूछते रहो अपने आप से। जैसे कि आपने बोला कन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर। अब मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ कि ऐसी बातें बोलो जो आपके अंदर वैल्यू एडिशन करे या फिर आपको लाइफ टाइम हेल्प करे। तो आप क्या बोल सकते हो? वी शुड कन्वे मैसेज विच विल हेल्प द रिसीवर इन हिज लाइफ टाइम, या फिर विच विल मेक अ वैल्यू एडिशन टू हिम। तो इस तरह से जब आप रिपीट करोगे तो आपका कम्युनिकेशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग तो सब स्ट्रॉन्ग, पेपर भी क्लियर, लाइफ भी क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है, चलो जी। द नीड एंड द इंटरेस्ट ऑफ द रिसीवर शुड स्पेसिफिकली बी केप्ट इन माइंड। कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव इन सच अ सिचुएशन, यानी कि जब आप सामने वाले के भले के लिए बात करते हो तो सामने वाला भी थोड़ा सा आप पे इंटरेस्ट लेता है, और आप उसको फोकस करते हुए उसकी लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ों को अच्छे से उसको कम्युनिकेट करके बताइए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? एंश्योर प्रॉपर फीडबैक।
प्रॉपर फीडबैक तो बहुत ज़रूरी है। जब तक फीडबैक ना हो पता ही नहीं चलेगा सामने वाले ने इन्फॉर्मेशन रिसीव की। अब जैसे आप लोग बच्चे आजकल फीडबैक नहीं दे रहे हो, क्या मुझे पता ही नहीं चल रहा कौन क्लास लगा रहा है कौन क्लास नहीं लगा रहा। अगर क्लास लगा रहे हो तो प्रॉपर दो मैसेज। सिर्फ टेस्ट देने के अलावा ऐसे भी बात कर लिया करो, अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें आपको पता चलेंगी, मुझे पता चलेंगी आपके बारे में। तो प्रॉपर फीडबैक इज़ मस्ट। अब मैं अंकुर सर से लेती हूँ आपका फीडबैक, आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। द पर्पज ऑफ फीडबैक इज टू फाइंड आउट वेदर द रिसीवर हैज़ प्रॉपरली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसीव। In the face-to-face communication, the reaction on the face of the receiver can be understood. वैसे तो बेस्ट यही होता है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, ताकि आप लोगों के जो चेहरे हैं वो मैं सामने से देख के समझ सकूं कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे सामने से नहीं दिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या सोच रहे हो। बाद में जो बोला बस वही मानना पड़ेगा मुझे, ऑप्शन ही नहीं है। सो बट इन केस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन और सम अदर सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सम प्रॉपर मेथड ऑफ फीडबैक शुड बी अडॉप्टेड बाय द सेंटर। अब रिटर्न है, जैसे टेस्ट देती हो तो रिटर्न आपको मुझे भेजना पड़ता है, वैसे तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, असाइनमेंट ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे, पढ़ाई ढंग से कर रहे हो या नहीं कर रहे। पढ़ाई करनी है, छोड़ना नहीं है उसे, और असाइनमेंट्स जो भी मिलते हैं साथ साथ वो साथ साथ कंप्लीट करने हैं। और असाइनमेंट्स करने के बाद उन चैप्टर्स को बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि एमसीक्यू पेपर है बच्चों आपका। एमसीक्यू पेपर को करने का एक ही तरीका है, रीड अगेन एंड अगेन, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, ठीक है। कुछ क्रैम करना होगा और कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी होगी, यानी कि ट्रिपल सी रूल चलता है इसके ऊपर, समथिंग क्रैम समथिंग कंसेप्ट क्लैरिटी, यानी कि कुछ क्लियर होगा कंसेप्चुअली और कुछ क्या होगा, क्रैमिंग होगी। दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, इग्नोर नहीं कर सकते आप इस चीज़ को, ठीक है जी। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी ऑफ द मैसेज। कंसिस्टेंसी ऑफ द मैसेज मतलब मैसेज को ऐसा नहीं कि हेलो 2 मिनट का गैप ले लिया और उसके बाद अपने बारे में बताओ तो सामने वाला बंदा फ़ोन काट देगा इतनी देर में। कंसिस्टेंट एक साथ बताते रहो उसको, ऐसा नहीं कि पता नहीं एक मैसेज आज के और अगले साल ही आ रहा है। तो द इंफॉर्मेशन सेंट टू द रिसीवर शुडंट बी सेल्फ कंट्राडिक्टरी, it should be in accordance with the objective policies, programs, techniques of the organization. When a new message has to be sent in place of the old one, it should always make a mention of the change, otherwise it can create some doubts. अब आपने देखा होगा जब आप किसी को भी मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, तो वो उसी मेल पर रिवर्ट करता है ताकि नीचे उसका रेफरेंस मिल जाए। क्यों मिलता है? ताकि वो पता चले कि वो किसके कंसिस्टेंट में आ रहा है, किस मैसेज, कौन सा मैसेज हमने पहले बात किया था, किस बात के रिगार्डिंग में दूसरी बात बोल रहा हूँ, वरना पहले कुछ और बोला बाद में कुछ और बोला, डाउट क्रिएट होगा। जैसे कि मैंने आपको कल बोला कि आज छुट्टी है, लेकिन मैंने आज फिर से बोला कि कल जो मैंने मैसेज दिया था छुट्टी वाला, दैट मैसेज हैज़ बिन कैंसिल्ड, यानी कि योर छुट्टी हैज़ बिन कैंसिल्ड, योर हॉलीडे इज कैंसिल्ड। आज आपका कोई हॉलीडे नहीं है। तो क्या हुआ, मुझे कंसिस्टेंट करना था पूरे पिछले मैसेज को, पिछले मैसेज के साथ लिंकअप करके चीज़ें बतानी थी, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है आपकी जो आपकी पॉलिसीज़ होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की, वो बोलता है कि सामने वाले बंदे को जब बात करो तो रेफरेंस दो पुरानी चीज़ों का। रेफरेंस देने से क्या होता है, उसके माइंड में इमेज क्लियर हो जाती है, पुरानी चीज़ों के रेफरेंस से ही फिर वो काम करता रहता है। क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट है फॉलोअप। फॉलोअप सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी काम का। कैसे जी? आपने घर बनवाना है, घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपने अपने यहाँ पर ईंट लाकर दे दी, सीमेंट लाकर दे दी, जो भी उस पर काम लगता है, जो भी उसकी मेहनत लगती, जो भी सामान उसे चाहिए सारा सामान लाकर दे दिया, और फिर जाकर एसी ऑन करके अपना आराम से चद्दर तान के सो गए। शाम को आए, देखा अच्छा बस इतना ही काम हुआ है। अगर आप वहाँ साथ साथ फॉलो अप करते रहते, एक एक घंटे बाद पूछते रहते वर्कर से कि काम कहाँ पहुँचा, काम कहाँ पहुँचा, काम कहाँ पहुँचा, तो उनके माइंड में एक प्रेशर क्रिएट होता है कि वी आर इन सर्विलेंस, हमें देखा जा रहा है, बार बार हमसे पूछा जा रहा है, हमसे बार बार फॉलो अप लिया जा रहा है, तो हमें काम करना होगा। थोड़ा स्ट्रेस ज़रूरी है, सामने वाले से अगर आपको काम करवाना है तो उसको थोड़ा स्ट्रेस देना ज़रूरी है, तो बार बार फॉलो अप करना किसी काम का बहुत ज़रूरी है। घर में इवेंट है, आपका फंक्शन है घर में कोई, तो आप सबसे करते हो ना, ये काम आया, सब्जियां आ गई, सामान आ गया, फ्लावर्स आ गए, तो ये सब चीज़ें क्या है आपका, ये फॉलो अप है कि भाई काम होना चाहिए टाइम पे। जिस बंदे की ड्यूटी लगाई थी उस बंदे से पूछो उसने काम किया है या नहीं, तो फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। In order to make communication effective, the management should regularly try to know the weakness of the communication system. In this context, effort can be made to know whether to lay more stress upon the formal or the informal communication system.
तो कम्युनिकेशन का फॉलोअप कैसे होगा? कम्युनिकेशन का ये है कि एक सिस्टम बना लिया आपने, फॉर्मल नेटवर्क बना लिया, इनफॉर्मल नेटवर्क बना लिया। अब बार बार मैनेजर चेक करते रहेंगे कि मेरा सिस्टम सही काम कर तो रहेगा। अगर सही काम नहीं कर रहा तो उसमें एडिशन करो, नई नई चीज़ें ऐड करो, अदरवाइज स्मूथ चल रहा है चलने दो। सिमिलरली सजेशंस कैन बी इनवाइटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कि कौन से मीडियम आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ओरल, रिटल या गेस्चरल, सिर्फ गेस्चरल कर दो। ठीक है, जैसे कई रेस्टोरेंट्स में होता है, जब आपको ग्रीट किया जाता है एंटर होने पे, तो सिर्फ वहाँ पर इस तरह से आपको एंटर पे ग्रीटेशन मिलती है, उनसे ग्रीट किया जाता है आपको, तो वो क्या है, आपकी गेस्चरल इन्विटेशंस हैं। ठीक है, गेस्चरल वेलकम है आपका। तो डिपेंड्स कि ओरल चाहिए, रिटन चाहिए, गेस्चरल चाहिए। ठीक है, तो वो जो भी आपको चाहिए आपके अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो वो आप वहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं। टू नो एज टू विच मीडियम वुड बी मोर इफेक्टिव और अप्रोप्रिएट, कौन सा मीडियम, ओरली करेंगे, रिटन करेंगे, गेस्चरल, कौन सा इफेक्टिव ज़्यादा होगा, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ फ्रॉम द फॉलो अप पार्ट। चलो जी, उसके बाद क्या है, बी अ गुड लिसनर। 5th चैप्टर आ गया अपना वापस। लिसनर, लिसनर कौन होता है? जो सुनता है, जिसके कानों पे आवाज़ पड़ती है, या जो सुनता है, यानी कि सुनता मतलब उसको प्रोसेस भी करता है। कानों में आवाज़ पड़ने वाला कौन था? हियरर था आपका, सिर्फ हियरिंग करता था। और लिसनर कौन था? जो उस आवाज़ को प्रोसेस करता था। तो एक अच्छे कम्युनिकेटर होने के लिए आपको एक अच्छा लिसनर होने की ज़रूरत है। इट इज़ द एसेंस ऑफ द कम्युनिकेशन दैट द बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर शुड बी गुड लिसनर. Both should listen to each other's point of view with attention, patience and positive attitude. A sender can receive much relevant information by a being good listener. यानी कि जो भेजने वाला है, सेंडर है जो, उसको भी तो फीडबैक चाहिए ना, तो फीडबैक लेने के लिए भी उसे अच्छा लिसनर होना चाहिए। अच्छे लिसनर होंगे तो अच्छी बातें बोलेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर दोनों अच्छे लिसनर हैं नहीं, तो एक दूसरे के बीच में एम्बिग्यूटी, कमियां खामियां निकालते रहेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं, लड़ाई करके बैठ जाओगे और कुछ आनी जानी तो है नहीं उस चीज़ में। तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना है। ठीक है जी, ठीक है जी। इसी के साथ आपकी ये क्लास ख़त्म, आपका कम्युनिकेशन वाला 4th चैप्टर ख़त्म, बिजनेस कम्युनिकेशन। इस चैप्टर को बहुत थॉरोली अच्छे से पढ़ना। इसका टेस्ट बहुत जल्दी होगा, आपका MCQ टेस्ट, और इस बार जो आपका टेस्ट होगा वो 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलो तब तक उसको थॉरोली अच्छे से पढ़ते रहो एंड टेस्ट की तैयारी करो। ओके, थैंक यू।